गुलाब, ख्वाब, दवा, जहर, क्या क्या है? गुलाब, ख्वाब, दवा, जहर, क्या क्या है? आ गया हो, बता इंतजाम क्या क्या है? तो आप लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया इंतजाम किया हमने। इंतजाम अपना ये है कि अपनी बोर्ड की एग्जाम जो आ रही है उनके लिए सारे जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, सारे जो इंपॉर्टेंट अपने क्वेश्चंस है, वो सारे क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आया हूं अपने साइंस के अंदर, और उसमें भी स्पेसिफिक बायो के क्वेश्चन जितने भी बनने वाले हैं। बायो के जो अपने सारे चैप्टर्स है वो सभी के कुछ अपने जो सिलेक्टिव एमसीक्यूज है जो आने के चांसेस 100% है, जो कि आपको कहीं ना कहीं इसमें से ये जो 50 एमसीक्यूज की सीरीज लेकर आया हूँ उनके अंदर से आपको मैक्सिमम जो है 70 to 80% एमसीक्यू वहां पे देखने को मिलेंगे। तो सारे जो पूरे वीडियो तक साथ में जुड़े रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना। सबसे पहला अपना वेयर डज द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्टार्ट इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग की बात चल रही है। ह्यूमन बीइंग मतलब हमने जो थियरी पढ़ी थी डाइजेशन की, जिसमें वो दीदी खाना खा रही थी, वो दीदी जब अपना जो बड़े ही चाव से खाना खा रही थी, उनके अंदर जो फूड अंदर गया, वो फूड जब स्टमक तक पहुंचा, स्टमक के अंदर जाके उनके अंदर डाइजेशन की बात चल रही है। और किसका डाइजेशन? तो प्रोटीन का डाइजेशन। कि कब स्टार्ट होता है इनकी बात चल रही है, तो माउथ से स्टार्ट होगा, इसोफेगस में होगा, स्टमक में होगा, इंटेस्टाइन में होगा, ऐसे कुछ क्वेश्चन है अपने। चलिए ऑप्शन देखते हैं इनके। तो एक माउथ दिया है, स्टमक दिया है, इंटेस्टाइन दिया है और कोलन दिया है। तो बेसिक याद रखना हमें कि माउथ तो सिर्फ एक ही जिसका डाइजेशन स्टार्ट करवा सकता है, और वो चीज है कार्बोहाइड्रेट, जो कि यहाँ पे नहीं दिख रहा है। हमें दिया हुआ प्रोटीन, तो प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट होगा कहां से? तो स्टमक से। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है अपना, विच ऑर्गन स्टोर्स बाइल। देखो ऐसे क्वेश्चन ना बहुत सारे वहां पे देखने को मिलेंगे। कौन सा ऑर्गन किस चीज को स्टोर कर रहा है, कौन सा ऑर्गन किस चीज को सिक्रेट कर रहा है। यहाँ पे बात की हुई है किसकी? तो स्टोर्स की, मतलब कि स्टोरेज की। और खास करके किसका स्टोरेज? तो बाइल का स्टोरेज। बाइल जूस जो सिक्रेट होता है, कहां से सिक्रेट होगा? तो लिवर उसे सिक्रेट करेगा। क्वेश्चन अपना पूछा हुआ है स्टोर का, तो स्टोरेज यहाँ पे कौन कर रहा है? तो गोल ब्लेडर। और यहाँ से एक मजे की बात बता रहा हूँ आपको कि ब्लेडर वर्ड बायोलॉजी में बहुत ही ज्यादा हिट हो चुका है। और ब्लेडर वर्ड का मीनिंग क्या होगा यहाँ पे? तो ब्लेडर का मीनिंग है वो स्टोर कर रहा है। स्टोरेज जहां पे भी हो रहा होगा वहां पे पीछे ब्लेडर वर्ड आपको जरूर से दिखा हुआ मिलेगा। ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड में ब्लेडर का मीनिंग होता है स्टोरेज। अगर यूरिनरी ब्लेडर आपने पढ़ी है, यूरिनरी ब्लेडर स्टोर करती है यूरिन को, गोल ब्लेडर स्टोर करेगी बाइल जूस को। तो यहां से आंसर हो गया अपना ऑप्शन डी, गोल ब्लेडर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिंग्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू लेफ्ट एट्रियम इन हार्ट। हार्ट की बात चल रही है, हार्ट की बात चल रही है, वैलेंटाइन डे भी आ रहा है, तो सबसे पहले आपको हैप्पी वैलेंटाइंस डे सबके लिए। और हार्ट के अंदर में बात करनी है सिर्फ किसकी? तो लेफ्ट एट्रियम की। और वो लेफ्ट एट्रियम के अंदर किस ब्लड की? तो ऑक्सीजनेटेड। तो बेसिक ये तो हमें पता ही है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है किसके अंदर जाता है? हार्ट के अंदर, लेफ्ट एट्रियम में। किसके थ्रू जा रहा है? मतलब कि विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिंग्स, मतलब कि कौन इसे ब्रिंग कर रहा है कहां पे? हार्ट के अंदर। अब आ रहा है कौन सा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यहां से यह पता लग गया कि ऑक्सीजनेटेड बना कहां पे था? तो एक ही अपनी बॉडी में ऑर्गन है जो ऑक्सीजन सप्लाई करता है ब्लड को, वो ऑर्गन है अपना कौन सा? तो लंग। और लंग के लिए एक वर्ड बहुत ही फेमस है अपना, पल्मोनरी। स्टडी ऑफ लंग को पल्मोनोलॉजी बोला जाता है, इसलिए उनसे रिलेटेड अगर कोई भी वर्ड आया तो वहां पे पल्मोनरी दिखेगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, लेफ्ट एट्रियम में एंटर कर रहा है। और ये याद रखना कि हार्ट के अंदर कोई भी चीज एंटर करती है, चाहे वो लंग से हो या बॉडी से हो, जो भी चीज एंटर करेगी वेन्स के थ्रू एंटर करेगी। अगर वो वेन लंग से निकल के आ रही है तो अपना जो फेमस वर्ड है उनका वो ऐड करेंगे। तो वेन, तो कौन सी वेन आ जाएगी यहाँ पे? पल्मोनरी वेन, क्योंकि बात हो रही थी लंग से, तो आंसर आ जाएगा अपना ए। क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा है, रेजिन एंड गम। नाम तो दोनों सुने हुए कि ब्लैंक सब्सटेंसेस ऑफ प्लांट। ये कौन से सब्सटेंस है प्लांट के? तो बोल रहे एक्सक्रीटरी सब्सटेंस है, न्यूट्रिटिव सब्सटेंस है, कॉन्स्टिट्यूशनल सब्सटेंस है या रिजर्व सब्सटेंस है। तो याद रखना है कि रिजर्व सब्सटेंस थे, लेकिन ये रिजर्व किस लिए किए गए थे? तो मेन इनका पर्पस कौन सा था? तो एक्सक्रीटरी। इसीलिए ये दोनों नहीं रहेंगे। कौन आएगा आंसर में? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट से ये दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है अपना, विच इज द सर्कुलेटरी पाथवे। अब अभी जो बात की थी हमने लंग्स की, कि लंग्स से ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड होकर हार्ट में आएगा, वो पूरा एक पाथवे दिया हुआ है। पाथवे ध्यान से देखना कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर ये राइट ऑरिकल से स्टार्ट करते हैं तो फिर लेफ्ट ऑरिकल में डायरेक्ट कभी कोई चीज जाएगी ही नहीं। राइट और लेफ्ट दोनों अलग पोर्शन इसीलिए किए थे, डबल सर्कुलेशन इसीलिए बनाया था हमने, ताकि उनके अंदर दोनों ब्लड मिक्स ना हो। पहले ही ऑप्शन में इन्होंने उड़ा दिया पूरा कि राइट से लेफ्ट जा रहा है, मतलब कि ये ऑप्शन कभी हो ही नहीं सकता। अगर राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल देख रहे हैं तो वहां पे थोड़ा बहुत सही भी लग रहा है। तो आइए चेक करते हैं उनका कि राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, राइट पोर्शन में ब्लड कौन सा? तो डीऑक्सीजनेटेड जाएगा कहां पे? लंग्स में। लंग से होता हुआ जाएगा लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल, और वहां से डिफरेंट ऑर्गन्स। तो ये जो पूरी प्रोसेस है वो सही दिख रही है हमें। राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल, ऑरिकल का मतलब एट्रियम ही है, याद रखना। तो आंसर आ जाएगा अपना बी। इनमें राइट ऑरिकल से वेंट्रिकल दिया था, फिर डायरेक्ट डिफरेंट ऑर्गन, कभी पॉसिबल है नहीं। यहाँ से गलत हुआ ये। राइट ऑरिकल लेफ्ट ऑरिकल पहले ही गलत हो गया, क्योंकि राइट से लेफ्ट कभी जा ही नहीं सकता है वहां पे। आंसर आ जाएगा अपना बी,
नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है अपना क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन एटीपी यूज्ड, मतलब कि कौन सी ऐसी प्रोसेस है, 4 प्रोसेस में दी हुई है, उसमें एटीपी कहाँ पे यूज होगा। एटीपी यूज करना है मतलब कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, और एनर्जी की रिक्वायरमेंट के लिए एक दिया ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। ट्रांसलोकेशन करना है मतलब कि फूड प्रोड्यूस हुआ था किसी सेल के अंदर, उस सेल के फूड को ट्रैवल करवाना है एक सेल से दूसरे सेल तक, और ये जो प्रोसेस है उसी को हम ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। जबकि फूड का हमें पूरा प्रोसेस पता है कि फूड जो है किस तरह से ट्रैवल करता है, तो उनके अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट कभी रहेगी नहीं, उनके लिए सिर्फ ब्रिज चाहिए। ब्रिज कौन सा चाहिए वहां पे, तो हायर टू लोअर। अगर किसी सेल में हायर कंसंट्रेशन ऑफ फूड है, किसी में लोअर कंसंट्रेशन ऑफ फूड है, तो उनके अंदर ये प्रोसेस इजीली पॉसिबल है। दूसरा है टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर इन ह्यूमन, मतलब कि अगर हमें मेंटेन करना है बॉडी का टेम्परेचर, तो बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए डायरेक्टली कोई वहां पे जरूरत है नहीं एटीपी की, इनडायरेक्टली थोड़ा बहुत वर्क कर सकते हैं, लेकिन बाकी के ऑप्शन चेक करेंगे पहले। एक दिया है कि सिंपल डिफ्यूजन इन ह्यूमन, तो डिफ्यूजन मतलब वही बात होगी ना ट्रांसलोकेशन वाली, तो उनमें कहीं पे भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट मतलब कि एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन जरूरत पड़ेगी कहाँ पे, तो रेस्पिरेशन के अंदर। रेस्पिरेशन में अपनी बॉडी जो है प्रोसेस में क्या करेगी, तो थोड़ी बहुत एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, या तो एटीपी वहां से क्या हो रहा है फॉर्म होगा, लेकिन फॉर्म करने के लिए प्रोसेस के अंदर थोड़ा बहुत हमें एटीपी देना पड़ेगा, तो आंसर आ जाएगा अपना सी। विच एनिमल्स टॉलरेट सम मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अभी हमने बात की थी कि अपनी बॉडी में डबल सर्कुलेशन हो रहा है, मतलब कि अपनी बॉडी में तो दोनों ब्लड मिक्स होने के चांसेस है नहीं, तो अगर 4 ऑप्शन में से कहीं पे भी पहले ह्यूमन दिखता है या तो ह्यूमन की कोई कैटेगरी दिखती है तो वो उड़ा देनी है कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मिक्सिंग हो रहा है, मतलब कि हम कैटेगरी में आते हैं कौन सी कैटेगरी में, तो मेमल्स, तो मेमल्स तो पहले ही हट गए। दूसरा चेक करना है इनके अंदर, हमें बोल रहा है कि सम मिक्सिंग बोला हुआ है, सम मिक्सिंग और टोटल मिक्सिंग के अंदर डिफरेंस है। देखो ये छोटे मोटे वर्ड जो है वो यहाँ पे बायोलॉजी यूज नहीं हो रही है, रियल में आपकी इंग्लिश ग्रामर यूज हो रही है। वहाँ पे सम मिक्सिंग बोला हुआ है मतलब कि थोड़ी बहुत ही मिक्सिंग हो रही है, थोड़ी बहुत मतलब पूरे हार्ट के अंदर मिक्सिंग का पार्ट नहीं चल रहा है, तो कौन आएगा। अगर हम फिश की बात करते हैं तो उनके अंदर 2 चेम्बर्ड हार्ट होता है, 2 चेम्बर्ड है मतलब कि दोनों ब्लड मिक्स होकर ही जाएंगे, सारे पाथवे में वो ब्लड मिक्स रहेंगे, मतलब सम मिक्सिंग नहीं है वहाँ पे, टोटल मिक्सिंग है। अब थोड़ी बहुत मिक्सिंग किस में होगी, अगर बर्ड्स की बात करते हैं वो तो मेमल जैसे ही हो गए जिनके अंदर 4 चेम्बर्ड रहेगा, तो ये भी गया, सम मिक्सिंग थी इसकी वजह से फिशेस भी गया, तो आंसर आ जाएगा अपना एम्फीबियन, जिसके अंदर हार्ट जो है वो कैसा रहता है 3 चेम्बर्ड। अगर 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है, बेसिकली ऐसी प्रोसेस है अपनी, तो 2 चेम्बर ऊपर दिख रहे हैं, एट्रियम 2 है, वेंट्रिकल 1 रहेगा, तो यहाँ इतने पोर्शन में ही सिर्फ ब्लड क्या होगा, तो मिक्स होगा, और इतने पोर्शन में ब्लड मिक्स रह रहा है, इसकी वजह से यहाँ जो ब्लड दिखेगा वो कैसा दिखेगा, ऑक्सीजनेटेड भी दिखेगा और डीऑक्सीजनेटेड भी दिखेगा, इसकी वजह से ही तो आंसर आ गया कौन सा अपना एम्फीबियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। अब रिएक्शंस कंप्लीट करना तो अब इजी हो गया, क्योंकि हमने इतनी जार एक्सप्रेशन वहाँ पे जितने भी रिएक्शंस थी वो बहुत सारे रिएक्शन ऐसे हमने कंप्लीट की हुई है। दे रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन कर रहा है वाटर के साथ इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट, तो वो दे रहा है ऑक्सीजन वाटर, देख के ही पता चल रहा है कि अगर क्लोरोफिल यूज हो रहा है मतलब फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है, और फोटोसिंथेसिस प्रोड्यूस करता है, क्या सिंथेसिस करता है, तो फूड, और फूड किस फॉर्म में रहेगा अपना ग्लूकोज के फॉर्म में। ग्लूकोज का मोलिकुलर फॉर्मूला दिया है, खास याद रखना, ज्यादातर बच्चों को लोअर स्टैंडर्ड से ही ये याद रख के आया है, तो ये दिक्कत देने वाला क्वेश्चन था ही नहीं, लेकिन क्वेश्चन ट्विस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे ग्लूकोज को इसकी जगह पे प्लेस कर देंगे, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक लगा देंगे और डाल देंगे यहाँ पे सारे गैसेस, तो वहाँ पे भी दिक्कत देने वाला है नहीं, क्योंकि प्लांट अगर CO2 यूज कर रहे हैं तो हमें क्या रिलीज करके दे रहे हैं, ऑक्सीजन, वो भी यही इक्वेशन प्रूफ कर रही थी, और अगर यहाँ पे दे दे तो क्या रिलीज करेगा, वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है अपना, द जाइलम, जाइलम वर्ड सुनते ही याद आना चाहिए कि वाटर का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है प्लांट के अंदर, जो वाटर हमने दिया हुआ था प्लांट को वो रूट से उन्होंने एब्जॉर्ब किया, लेकिन रूट से बाकी के पोर्शन तक लीफ तक कैसे भेजा, तो किसके थ्रू, जाइलम के थ्रू। इसीलिए पूछ रहा है कि जाइलम इन प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, अपना तो क्वेश्चन ही वही पूछ दिया कि ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। अगर ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड की बात करते हैं तो उसके लिए फ्लोएम आ जाएगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन की बात करते हैं तो उनके लिए, ये तो फिर भी प्लांट की बात है, अगर एनिमल में बात करते हैं ऑक्सीजन की तो ब्लड आ जाएगा, एमिनो एसिड की तो भी ब्लड आ जाएगा, लेकिन ये एनिमल के लिए ऊपर वाले पोर्शन में ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। सबसे ज्यादा IMP क्वेश्चन है, इससे एक क्वेश्चन जरूर आपको वहां पे 100% दिखेगा, तो ये मार्क करके ही रख देना वहां पे। क्वेश्चन नंबर 10 आ रहा है, लंग्स की बात कर रहे हैं, द लंग्स इन ह्यूमन बीइंग्स आर पार्ट ऑफ द सिस्टम। ये क्वेश्चन जो ऐसे बहुत ही क्वेश्चन हर बार निकल के आता है, कोई ना कोई ऑर्गन उठा के दे देते हैं और पूछते हैं कि उनका ऑर्गन सिस्टम कौन सा है। 4 ऑर्गन सिस्टम्स यहाँ पे या तो प्रोसेसेस लगाई हुई है। अब लंग्स की बात कर रहे हैं मतलब कि सीधा किसके साथ जुड़ने वाला है, वो ना न्यूट्रिशन रहेगा, ना ट्रांसपोर्टेशन रहेगा, ना एक्सक्रीशन रहेगा, आंसर आ जाएगा अपना रेस्पिरेशन। हाँ, यहाँ पे दोनों कंफ्यूज होंगे, क्योंकि जब ऑक्सीजन की बात होगी तो वो रेस्पिरेशन में भी होता है, ट्रांसपोर्टेशन में भी होता है, लेकिन लंग्स सिर्फ और सिर्फ किसका पार्ट है, तो
रेस्पिरेशन का ही पार्ट है, उनका सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के साथ डायरेक्ट कोई अटैचमेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है 11 नंबर क्वेश्चन, द ब्रेकडाउन, तोड़ना है अभी, किसे तोड़ना है, तो पाइरूवेट को, टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी। अगर ये चीज़ हम दे रहे हैं वहाँ पे, पाइरूवेट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, तो याद आना चाहिए अपना रेस्पिरेशन की प्रोसेस। और रेस्पिरेशन के अंदर हमने एरोबिक और एनारोबिक दोनों की इक्वेशंस देखी हुई है। उनके अंदर जब ग्लूकोज का पहले टाइम ब्रेकडाउन होता था वो होता था पाइरूवेट में कन्वर्ट। पाइरूवेट से आगे 3 स्टेजेस थे अपने। 3 स्टेजेस कौन से थे, तो एक बनता था CO2 और वाटर और एनर्जी। ये जो रेस्पिरेशन है अपना कौन सा रेस्पिरेशन है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी ये तीनों साथ में प्रोड्यूस हो रहे हैं तो सीधा आंसर है अपना कि ये एनर्जी जो थी वो पावर थी, और पावर जहाँ से जनरेट होती है उसे पावर हाउस बोलते हैं। और पावर हाउस तो अगर छोटे बच्चे जो रील्स देखते हैं ना उनको भी पता है वहाँ पे कि ये प्रोसेस कहाँ पे हो रही है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। कोई भी बच्चा जुबान याद रखता है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। क्वेश्चन नंबर 12 पे आता है, विच इज द एग्जैक्ट साइट फॉर गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग के अंदर गैसियस एक्सचेंज हो रहा है। अभी हमने बात की थी रेस्पिरेशन की, तो ज्यादा बच्चों ने सीधे आंसर प्रिपेयर कर लिया बिना ऑप्शन देके। वो केबीसी में बच्चे नहीं देते जैसे, बिना इतना कॉन्फिडेंट होते, बिना ऑप्शन देके वो आंसर दे रहे थे लंग्स। लेकिन यहाँ पे सारी चीजें जो आपके सामने रखी हुई है उसमें से मेजर चीजें आपको दो चीजें दिख रही हुई है, ब्रोंकस और एल्वियोलाई, दोनों किसका पार्ट रहेगा वहां पे, लंग्स का। लेकिन एग्जैक्ट साइट अगर बोल रहे हैं ना कि जहां से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड चेंज हो सकते हैं, तो वो कौन सी आ जाएगी अपनी, एल्वियोलाई। एल्वियोलाई के बाद जाते हैं अगर क्वेश्चन नंबर 13, विच इज मेल सेक्स हार्मोन। रिप्रोडक्शन के चैप्टर में आ गए, मेल के अंदर सेक्स का हार्मोन कौन सा है, मतलब कि सेक्स हार्मोन मतलब अपने अंदर जो सेक्सुअल चेंजेस आते हैं प्यूबर्टी के टाइम पे वो किसकी वजह से आ रहे हैं, तो मेल की बात कर रहे हैं। डायरेक्ट आंसर है अपना टेस्टोस्टेरोन। अगर वहां फीमेल लिखा होता आंसर आ जाता ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। क्वेश्चन नंबर आ रहा है 14, थ्रू वूम डज द इम्पल्स एंटर इनटू द साइटोन। इम्पल्स की बात कर रहे हैं, चैप्टर नंबर आ रहा है 6, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ब्रेन की बात कर रहे हैं और ब्रेन के अंदर के भी सेल्स, न्यूरॉन, और वो न्यूरॉन के अंदर अपना अगर देखते हैं तो स्टार्टिंग का ही पॉइंट था साइटोन। तो अगर इम्पल्स पहली बार बाहर से एनवायरमेंट से अंदर एंटर कर रही है तो एंटर करेगी किसके थ्रू, तो अगर साइटोन में जाने वाली है तो अपना स्ट्रक्चर याद होना चाहिए हमें। स्ट्रक्चर में ये अपने डेंड्रोन के पार्ट, ये अपना साइटोन या तो सेल बॉडी, साइटोन मतलब सेल बॉडी याद रखना। कुछ बच्चों को अगर यहाँ समझ नहीं आ रहा है, साइटोन तो कभी पढ़ा है नहीं, तो साइटोन मतलब क्या होती है उनकी सेल बॉडी। तो इम्पल्स जो इस रास्ते जा रही है, जिस रास्ते उनको जाना चाहिए ही था, क्योंकि अगर इम्पल्स इसी रास्ते जाती ना तो सही रास्ता इनके लिए यही है, इसीलिए वो कहाँ जा रही है, तो सेल बॉडी में। लेकिन किसके थ्रू जा रही है, तो ये रीजन के थ्रू, और इस रीजन को हम क्या बोलते हैं, तो डेंड्राइट। तो एक जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना, ज्यादातर बच्चे सीधे आंख बंद करके, अगर सर क्वेश्चन में दिखता है कि वो तो बोथ एंड बी दिया हुआ है, मतलब कि सीधा लगा हुआ एंड बी, लेकिन ए एंड बी कभी वहां पे रहेगा नहीं, सीधा कौन आएगा अपना डेंड्राइट। याद रखना, एक्सोन के अंदर, साइटोन के अंदर जब इंपल्स ले जानी है तो वो एक्सोन के थ्रू कभी, मतलब रिवर्स प्रोसेस कभी नहीं आएगी, ऐसे कभी इंपल्स नहीं जाएगी। ये अपना एक्सोन है, ये यहाँ पे साइटोन यानी कि सेल बॉडी है, तो इनके अंदर जब जाता है तो कहाँ से जाएगा, तो डेंड्रोन एक ही रास्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, वो सीक्रेट्स रिलीजिंग हार्मोन। एक वर्ड याद रखना, रिलीजिंग हार्मोन। जब रिलीजिंग की बात आती है, रिलीजिंग हार्मोन मतलब कि पिट्यूटरी ग्लैंड से जो रिलीज करवाने हैं हार्मोन, उनके लिए रिलीजिंग हार्मोन कहाँ से आता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को कौन वहां पे कंट्रोल करता है, तो पिट्यूटरी के ऊपर एक ही चीज लगी हुई है, वो हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस के अंदर से ही रिलीजिंग हार्मोन भी निकलता है और वहां पे इनहिबिटिंग हार्मोन भी निकलता है। तो याद रखना, अगर रिलीजिंग की जगह पे इनहिबिटिंग हार्मोन लिखा हुआ दिख रहा है तो वो भी क्या अपना हाइपोथैलेमस का ही फंक्शन है। रिलीजिंग एंड इनहिबिटरी बोथ हार्मोन्स आर सीक्रेटेड फ्रॉम हाइपोथैलेमस ओनली। क्वेश्चन नंबर 16 आ रहा है, हुज एक्सेसिव सिक्रेशन, बहुत ही ज्यादा सिक्रेशन हो रहा है, कॉजेज द बॉडी टू लुक लाइक अ गोरिल्ला। गोरिल्ला लिखा हुआ है, द ग्रेट खाली लिख के दे सकते हैं, कोई भी वहां पे, मतलब जिनके अंदर एक बीमारी हो, बीमारी का नाम है जाइगेंटिज्म। अगर जाइगेंटिज्म उनके अंदर है, इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि वहां पे प्रोसेस के थ्रू जो एक्सेसिव अमाउंट हुआ है वो किसका हुआ है, तो ग्रोथ बढ़ने वाला, ग्रोथ बढ़ाने वाला कौन है, तो वहां पे ग्रोथ हार्मोन। लेकिन यहाँ भी वही क्वेश्चन है कि ऑल ऑफ द गिवन दिया, आधे तो जो है बिना पढ़े सीधा क्या करेंगे ऑल ऑफ द गिवन। ऐसा क्वेश्चन सब पूछना बंद कर गए, क्योंकि वो भी पहचान गए कि आप लोग जेनजीज हो, मतलब आप लोगों ने मिलेनियल को, अल्फा को, सबको कॉपी किया हुआ है ऑलरेडी। तो आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन जो है वो ऐसे ही देंगे जहां पे आपको सीधा सीधा आंसर लग रहा होगा, लेकिन ये होगा नहीं। तो एक बार लंबी सांस लेके फिर एमसीक्यू सोल्व करना। गोरिल्ला जैसा कौन बनाता है, तो सिर्फ ग्रोथ हार्मोन बनाता है। एड्रेनालिन और थायरोक्सिन का एक्सेसिव सिक्रेशन हुआ भी तो उनका गोरिल्ला जैसे बनने के साथ कोई रिलेशन नहीं है, तो आंसर आ जाएगा अपना बी, ग्रोथ हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, विच डिजीज की बात कर रहे हैं, टेक्स प्लेस व्हेन देयर इज एन इंक्रीज
ऑफ शुगर इन द ब्लड, ब्लड के अंदर शुगर बढ़ती है, दादा दादी को होता ही है नॉर्मली, घर घर की बात है ये तो। कौन सा? तो डायबिटीज। डायबिटीज सीधा नाम ही आ जाएगा। और बोल रहे हैं कि अगर ब्लड के अंदर बढ़ा तो हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ा हुआ है कि ब्लड में इंक्रीज होता है तो ब्लड फिल्टर होने के लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम में जाता है। तो अगर ब्लड में शुगर इंक्रीज हुई तो जाहिर सी बात है यूरिन के अंदर भी इंक्रीज होगी, इसके लिए आ जाएगा डायबिटीज। अब यहाँ पे बहुत ठंडे भी है, बिना पढ़ा कर देते थे। इतना अच्छा क्वेश्चन था और इतना ईजी क्वेश्चन था, सीधा ए एंड बी डालने से जाते ना 1 मार्क। तो आ जाता है इसके ऊपर क्वेश्चन नंबर 18, हाउ मेनी एंडोक्राइन ग्लैंड्स। देखो क्वेश्चन थोड़ा जो है ट्विस्टेड किया हुआ है लेकिन हार्ड नहीं है, याद रखना थोड़ा सा ही ट्विस्ट है। कौन सा है? तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स काउंट करनी है फ्रॉम द फॉलोइंग आर नॉट इन पेयर्स। ये एक मेन जो होता है ना, जब भी क्वेश्चन एमसीक्यू सोल्व करने बैठो तब उनके अंदर पेंसिल लेकर पहले तो ये मेन पॉइंट होता है वो हाईलाइट करके रख दो, छोटी छोटी लाइनिंग बना कर रख दो, ताकि ये नोट वाली जो चीज़ें होती है कि विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर नॉट करेक्ट, ये सारी चीज़ों में कभी भी कंफ्यूजन पैदा ना हो। हमें एंडोक्राइन ग्लैंड्स दी हुई है, पेंक्रियास, एड्रिनल, थायराइड, टेस्टिस, पिट्यूटरी। इनके अंदर से बताना पैर में कौन नहीं है, पैर में कौन नहीं होगा। तो पेंक्रियास कितनी होती है? सिंगल होती है। एड्रिनल किडनी के ऊपर होती है, किडनी कितनी? 2, तो ये भी कितनी रहेगी? 2। तो एक अपनी एड्रिनल है। थायराइड जो कि एक सिंगल वहाँ पे है, हाँ मान ला कि वो मान लेते हैं कि बाई लोब्ड होती है। बाई लोब्ड होना और 2 होना उसमें डिफरेंस तो है, घर में 2 रूम होना और 2 अलग घर होना, बात तो वही हुई। तो थायराइड सिंगल ही है, उसे पैर में कभी काउंट मत करना। टेस्टिस जाहिर सी बात है, अपने जो गोनाड्स है, मेल के अंदर टेस्टिस, फीमेल के अंदर ओवरी, दोनों कैसी है? पैर में, तो एक टेस्टिस आ जाएगा। पिट्यूटरी ग्लैंड कितनी होती है? तो वो भी सिंगल ही होती है। मतलब कि अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ पे पैर में कितनी है? 2, लेकिन क्वेश्चन पूछा है कि कौन पैर में नहीं है, तो 1, 2 एंड 3, ये तीनों जो है पैर में नहीं है, मतलब आंसर आ जाएगा अपना 3। क्वेश्चन जाता है नंबर 19, विच इज सेंसिटिव टू टच। टच के लिए अगर आपको कोई टच कर देता है तो उसके सामने कौन सी चीज ऐसी है जो अपनी सबसे ज्यादा सेंसिटिव है? तो उनके लिए देखना है कि यहाँ पे बताया ह्यूमन स्किन। हाँ तो वो सेंसिटिव तो है, सेंस डिटेक्ट कर सकती है, लेकिन उनके सामने कोई रिस्पॉन्स आएगा? तो रिस्पॉन्स नहीं आएगा, मतलब इतना भी ज़्यादा सेंसिटिव नहीं बोल सकते। नॉर्मल टच जो अपना विंड वगैरह का होता ही रहता है, लेकिन उनसे अपनी बॉडी में कोई चेंजेस आ रहे हैं तो नहीं आ रहे। अगर बोल रहे टेंड्रिल्स ऑफ पी, मतलब कि पी का जो टेंड्रिल है वो कैसे मूवमेंट करता है, तो वो तो लाइट को देख के मूव करेगा, तो उनके लिए सेंसिटिव टू लाइट आ जाएगा। फ्लावर ऑफ सनफ्लावर, ये देखा है आपने कि जैसे जैसे पूरे दिन में सन जो मूव करता है वैसे वैसे सनफ्लावर मूव करता जाता है, तो उनका भी लाइट के थ्रू आ गया। लीव्स ऑफ मिमोसा, मिमोसा के जो लीव्स है उनको जैसे ही आप टच करते हो ऐसे खुले हुए होते हैं, जैसे ही टच करने पे जैसे टच किया वो सीधे धीरे धीरे करके श्रिंक हो जाएंगे, विल्ट हो जाएंगे। विल्टिंग की जो प्रोसेस है वही उनका प्रूव करता है कि वो सेंसिटिव टू टच है। तो आंसर आ जाएगा लीव्स ऑफ मिमोसा। तो रूट्स ऑफ प्लांट आर, रूट्स प्लांट के रूट जो है उनके अंदर क्या क्या रहेगा? तो रूट की बात कर रहे हैं, मतलब पूछ रहे हैं पॉजिटिवली फोटोट्रोपिक बट नेगेटिव जियोट्रोपिक। दूसरा दे रहे नेगेटिव जियोट्रोपिक, नेगेटिव फोटोट्रोपिक। नेगेटिव फोटो पॉजिटिव हाइड्रो, नेगेटिव हाइड्रो पॉजिटिव फोटो। देखना ये है कि रूट जो है, पहले लिस्ट तैयार कर लो कि रूट जो है वो किसके टुवर्ड में जाता है। तो रूट जो है वो डाउनवर्ड ग्रोथ दिखाता है। डाउनवर्ड मतलब कि वो पॉजिटिव है, किससे? तो जियोट्रोपिज्म से। कहीं पे अपना ऑप्शन में जियोट्रोपिज्म दिया हुआ है, तो एक ये 2 ऑप्शन है जिनके अंदर दिया हुआ है, लेकिन वहाँ पे दोनों में नेगेटिव दिया हुआ है, जबकि रूट जो है वो कैसा होता है? पॉजिटिव। तो पहले ये कट करेंगे हम, नेगेटिव जियोट्रोपिक वाले दोनों ऑप्शन गए, कभी रहेंगे ही नहीं। दूसरा देखना है कि अगर ये पॉजिटिव जियोट्रोपिक है तो नेगेटिव किसके होता है? तो नेगेटिव होगा ये किसका? फोटोट्रोपिज्म का। तो पहले ये चेक करो कि फोटोट्रोपिक में नेगेटिव कहाँ दिख रहा है अपने ऑप्शन में। तो 2 तो ऑलरेडी हट चुके हैं। ये तो अपना वो केबीसी का 50-50 वाला ही हुआ ना, कि जहाँ 50-50 लगाते हैं आप और पता चल जाता है कि 2 ऑप्शन पहले हट गए। तो आपके पास नॉलेज बेसिक ये होना चाहिए। तो यहाँ पे बता रहा है कि नेगेटिव फोटोट्रोपिक होना चाहिए। नेगेटिव फोटोट्रोपिक कहाँ दिया है? यहाँ तो पॉजिटिव दिया तो हटा दिया हमने। नेगेटिव फोटोट्रोपिक दिया हुआ है तो ये होल्ड पे रखो, एक क्वेश्चन का आंसर बन सकता है। यहाँ पे दिया नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिक और पॉजिटिव फोटोट्रोपिक। पॉजिटिव फोटोट्रोपिक कभी भी होगा नहीं, तो यहाँ से भी आंसर निकल गया। मतलब कि आप अगर हाइड्रोट्रोपिज्म के बारे में नहीं जानते थे, फिर भी सिर्फ फोटोट्रोपिज्म के नॉलेज के ऊपर आपने क्वेश्चन को सोल्व कर दिया, आंसर कौन सा आ गया वहाँ पे? सी। लेकिन फिर भी हम बताएंगे कि हाइड्रोट्रोपिक का मीनिंग होगा मूवमेंट टुवर्ड द वाटर, और हमें पता है कि रूट किस तरफ ग्रो करते हैं? जहाँ पे पानी मिलेगा, वाटर मिलेगा। आंसर मिल जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर आ रहा है 21, मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे खास ध्यान देना, सेक्सुअल और एसेक्सुअल, और मेथड ज्यादातर किसमें अपने? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन स्पाइरोगाइरा। अगर स्पाइरोगाइरा की बात चल रही है, क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन के लिए कौन सी थियरी मैच कर रही है? तो डिवीजन की बात की, डिवीजन ऑफ सेल इनटू 2 सेल, गया ये क्वेश्चन ही निकल गया।
ब्रेकिंग अप ऑफ फिलामेंट्स इनटू स्मॉलर बिट्स, मतलब इनके अंदर फिलामेंट्स बनते हैं, फ्रेगमेंट्स बनते हैं, आंसर रहेगा अपना बी। दूसरा दे रहे थे कि मेनी सेल्स, तो भी वो फिजन ही रहता, मल्टीपल फिजन। फॉर्मेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स आती है मतलब बर्ड फॉर्मेशन होता है जिनके अंदर कभी स्पाइरो वगैरह पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, विच पार्ट ऑफ प्लांट प्रोड्यूस न्यू प्लांट थ्रू वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मेथड, लेकिन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। और उनके अंदर बात करते हैं तो किन के अंदर होते हैं, तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन सिर्फ वेजिटेटिव पार्ट में होता है, और प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर था, लेकिन वेजिटेटिव पार्ट तो कौन थे, रूट स्टेम और लीफ थे। तो यहाँ पे आंसर आ रहा है अपना रूट स्टेम लीफ। कहाँ मिल रहा है, तो फटाफट से ढूंढ के बताओ कि रूट स्टेम लीफ अपने ऑप्शन डी पे, 22 का डी नंबर आएगा। क्वेश्चन नंबर 23, इफ द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज 37 डिग्री सेल्सियस देन द आइडियल टेम्परेचर ऑफ स्क्रोटम, तो पहले पता होना चाहिए स्क्रोटम क्या है। आधा बचत यही उड़ जाता है कि स्क्रोटम देख के ही घबरा जाता है। तो याद रखना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है ना अपना, वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ही हमने बताया था कि टेस्टिस जो है एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होता है, और बाहर मतलब वो खुले में तो रख नहीं सकते, इन्फेक्शन के चांसेस थे, प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा था। तो प्रोटेक्शन देने के लिए, इन्फेक्शन से बचाने के लिए और टेम्परेचर सेट करने के लिए, कैसा टेम्परेचर, तो लोअर टेम्परेचर। क्यों, क्योंकि टेस्टिस के अंदर वहाँ पे प्रोसेस में हमें स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस के लिए लोअर टेम्परेचर चाहिए था, कितना, तो 2 to 3 डिग्री सेल्सियस लोअर चाहिए था अपनी बॉडी से। बॉडी का टेम्परेचर बताया हुआ 37 डिग्री, अगर उनसे 2 to 3 डिग्री लोअर जाएंगे तो ये चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन है वहाँ पे। 37 तो 37 रहेगा नहीं, पहला ही गया। अगर 2 डिग्री कम करता हूँ 36 भी नहीं होगा, 39 तो बढ़ जा रहा है, हमें कौन सा मिलेगा, 34 डिग्री। तो 2 to 3 डिग्री में 34 डिग्री लिखा है, 35 डिग्री भी आ सकता है, दोनों में से कोई ऑप्शन रहेंगे, टिक कर देना 34 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा अपना, व्हाट विल बी what will be produced from the fertilized egg cell in a flower, कि एग सेल को अगर फर्टिलाइज कर दिया फ्लावर के अंदर तो what will be produced from the fertilized egg cell, एग सेल में से क्या बनेगा, तो एग सेल में से सबसे पहले तो क्या बनता है, जाइगोट, जाइगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से क्या बनेगा, सीड। और इतनी 3 चीजों में से अगर यहाँ पे कोई भी मेंशन किया हो तो वो आंसर है अपना। एग सेल की बात कर रहे थे, एम्ब्रियो बन रहा है, स्पोर नहीं बनेगा, फ्रूट इसमें से नहीं बनेगा, वो ओवरी से बनेगा, हमें तो एग सेल पूछा हुआ है, तो आंसर आ जाएगा अपना 24 का ए। नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ सेक्सुअल डिजीज अकर थ्रू द बैक्टीरिया। खास ध्यान रखना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो अपनी थियरी थी उसके लास्ट थियरी में हमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ दी हुई है, रिप्रोडक्शन की जो हेल्थ है वो कैसे मेंटेन करनी है। तो अगर वहाँ बैक्टीरिया के थ्रू कोई डिजीज आ रहा है तो वो कौन सा हो सकता है, तो एक ट्रिक बताता हूँ यहाँ पे कि एड्स आपने सबने सुना हुआ है, और एड्स डिजीज जो है वो हमें खास याद रखना है कि वो कोरोना का भाई है, मतलब कि किसके थ्रू हो रहा है, वायरस के थ्रू हो रहा है। वायरल डिजीज को किसको बोलेंगे, तो एड्स को। अगर ऑप्शन में कहीं पे एड्स दिखता है तो पहले वो ऑप्शन हटा दो सारे, पहले ऑप्शन में एड्स दिख रहा है हटा दो, दूसरे में दिख रहा है नहीं दिख रहा है रुक दो उसे, सिफिलिस और एड्स दिख रहा है इसे भी हटा दो, गोनोरिया और एड्स दिख रहा है इसे भी हटा दो। आंसर इतना ईजी है वहाँ पे कि सिर्फ हमें सिफिलिस और गोनोरिया ये याद रखना है थियरी के लिए, लेकिन एमसीक्यू के लिए आप ऐसे ट्रिक यूज करके भी उसे आसानी से क्लियर कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 26, ऑफस्प्रिंग्स फॉर्म्ड बाय ऑर्गेनिज्म शोइंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैव ग्रेटर रेंज ऑफ सिमिलरिटी बिकॉज, मतलब क्वेश्चन ये है कि सिमिलरिटी क्यों आ रही है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर सिमिलरिटी क्यों आएगी। पहला सेंटेंस चेक करते हैं, ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हाँ, तो ये एक पेरेंट के होने की वजह से दूसरे कोई पेरेंट के कैरेक्टर अंदर आने वाले नहीं थे, मतलब कि एक अपना सेंटेंस टोटली सही रहेगा कि सिमिलरिटी क्यों आ रही है। दूसरा दिख रहा है, रिप्रोडक्टिव सेल्स डज नॉट इन्वॉल्व इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्टिव सेल्स यहाँ पे कभी भी पार्टिसिपेट करेंगे नहीं। दूसरा आ रहा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फास्टर देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो फास्टर होना स्लोअर होना उनका कोई डायरेक्ट कनेक्शन सिमिलरिटी से नहीं है, वो फास्टर हो या स्लोअर हो हमें तो सिमिलरिटी चेक करनी है ना। मोर ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस्ड इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कितने भी ऑफस्प्रिंग हो हमें तो सिर्फ देखना क्या, तो सिमिलरिटी देखना। सिमिलरिटी कब होगी, जब 2 रिप्रोडक्टिव सेल आपस में फ्यूज करेंगे, तो यहाँ पर ना तो रिप्रोडक्टिव सेल बन रहे और ना ही जैसे बताया कि दूसरा पेरेंट आ रहा है, इसलिए 1 और 2 चेक करना है। यहाँ से 1 और 2 कहाँ पे दिख रहे हैं हमें, तो 1 और 2 दिख रहे हैं ऑप्शन ए के अंदर। अगर इनके अंदर हमें चेक करने जाए तो प्रॉपरली दिख रहे हैं कौन से, तो 1 और 2, आंसर रहेगा अपना ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 27, विच पार्ट ऑफ फ्लावर बिकम्स मैच्योर एंड मॉडिफाइड इनटू फ्रूट। अभी एक क्वेश्चन आया था जिसमें हमने एग सेल की बात की थी, अब क्वेश्चन आ रहा है किसका, तो फ्रूट का। तो नॉर्मल ये याद रखना, फ्लावर के अंदर ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है, वही फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट के अंदर सीड में कन्वर्ट होता है, मतलब कि ओवरी कन्वर्ट हुई अपने फ्रूट के अंदर, सीड कन्वर्ट हुआ किसके थ्रू, तो अपने ओव्यूल के थ्रू। तो हमने वहां पे एग सेल की बात की थी जो कि ओव्यूल में था, इसलिए वो सीड बना रहा था।
जबकि यहाँ पे फ्रूट की बात कर रहे हैं तो फ्रूट में कौन कन्वर्ट होता है, ओवरी। क्वेश्चन नंबर 28, इन विच कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कॉन्डम इज यूज्ड। कॉन्डम की बात कर रहे हैं तो कॉन्डम मेल और फीमेल दोनों का आ रहा है, इसके लिए तो पॉपुलेशन कंट्रोल वाली बैरियर है ये। कौन सी है, तो पॉपुलेशन कंट्रोल करवाना है, मतलब कि कॉन्डम जो है वो ना तो सर्जिकल मेथड है, डॉक्टर की सर्जरी के थ्रू यूज नहीं किया जा सकता, हर बार डॉक्टर को थोड़ी बुलाने बैठेंगे। तो दूसरा आ रहा है हार्मोनल मेथड, जो कि हार्मोन्स भी रिलीज नहीं करते हैं, प्लास्टिक की बनी हुई है, रबर की बनी हुई चीज है। केमिकल मेथड, ना कोई केमिकल रिलीज करेंगे, तो कौन सी मैकेनिकल मेथड होगी, मतलब कि जब कोइटस या तो कोप्युलेशन या तो सेक्स की जो बेसिक प्रोसेस हो रही है उसके दौरान पेनिस के ऊपर या फीमेल की वजाइना के अंदर ये होना जरूरी है, ताकि दोनों स्पर्म और ओवम की मीटिंग बंद हो जाए। ये मैकेनिकल मेथड की बात हो रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू बडिंग। बडिंग के थ्रू जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो बेसिक एग्जांपल अपना कौन रहता है, तो यीस्ट रहता है, और हमारा दिमाग में तो पहले कौन आ जाता है, तो हाइड्रा। ज़्यादातर के हाइड्रा के दिमाग में क्लिक हो जाता है सीधा। तो हाइड्रा एंड यीस्ट बोथ आर डूइंग बडिंग। तो एंथर कंटेन्स, एंथर मतलब की बात कर रहे हैं किसकी, पहले तो एंथर में आधे लोग तो डुम हो जाते हैं। एंथर क्या होता है, एंथर मतलब कि अपना मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, अपना नहीं लेकिन प्लांट का, और प्लांट के अंदर भी फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टेमेन, उस स्टेमेन की एक जो बैग लाइक ऊपर स्ट्रक्चर दिखती थी वो एंथर है। मतलब एंथर के अंदर होगा क्या, तो वो सेपल, सॉरी एंथर किसके पास होगा, तो सेपल के पास होगा, ओव्यूल्स के पास होगा, पिस्टिल के पास होगा, कि पोलन ग्रेन के पास होगा। तो मेन जो एंथर है उनके अंदर से क्या रिलीज होने वाला है, ना तो सेपल निकलेंगे, ना ओव्यूल, ना पिस्टिल निकलेगा, क्या तो पोलन ग्रेन, क्योंकि पोलन ग्रेन मेल गेमेट लेके बैठी है, और अगर एंथर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है तो वहां पे पोलन ग्रेन रिलीज होगी, कहां से, एंथर से। विच साइंटिस्ट सो द फर्स्ट टू कंडक्ट, सॉरी विच साइंटिस्ट वाज द फर्स्ट टू कंडक्ट सिस्टमेटिक एक्सपेरिमेंट्स फॉर द स्टडी ऑफ हेरेडिटी। मतलब कि फादर ऑफ हेरेडिटी, फादर ऑफ इनहेरिटेंस, फादर ऑफ जेनेटिक्स, ये सारे इतने सारे अगर लोगों लेके बैठा है तो कौन है, तो खुराना तो होगा नहीं, सटन भी नहीं है, वॉटसन भी नहीं है, काम में किसका था, तो ग्रेगर जॉन मेंडल, जी जे मेंडल अपना, वो जो है क्या करके बैठा था, तो सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट और सिस्टमेटिक एक्सपेरिमेंट, पेशेंस नाम की चीज जो होती है वो इनके अंदर कूट कूट के भरी थी। लगातार 7 सालों तक एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो जो रिजल्ट दिए उस रिजल्ट ने पूरी जेनेटिक्स मैदान में लाके खड़ी कर दी। और दूसरा था कि इनके अंदर सबसे ज्यादा हमें रिजल्ट ऐसे मिले जो अभी की जो जेनेटिक्स या बायोटेक्नोलॉजी है उनका पूरा नींव डाल कर लाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है अपना, क्वेश्चन नंबर 32, विच फैक्टर कंडक्ट्स द एक्सप्रेसिव जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ले जाने वाला जो मटेरियल है वो कौन सा मटेरियल होगा, तो एंजाइम प्रोटीन का कोई काम नहीं है। अपने पेरेंट्स से पूछोगे, पेरेंट्स में से कोई बता के देगा आपको कि उनके अंदर से कैरेक्टर आपके अंदर किस तरह से आया, तो उनके डीएनए के थ्रू, उन डीएनए में जो कैरेक्टर थे वही आपके अंदर दिखना शुरू हुए थे। एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, हेरेडिटी से क्वेश्चन बन के आया, और यहाँ से जो क्वेश्चन आता है ना, एक दो तो रहते ही है, लेकिन ज्यादातर ये ऑप्शन में निकाल देता है हेरेडिटी चैप्टर। तो हेरेडिटी चैप्टर कभी भी ऑप्शन में मत निकालना। अगर वहाँ पे डायरेक्ट कैश में मार्क्स दे रहा है ना कोई, तो वो चैप्टर अपना चैप्टर नंबर 8 हेरेडिटी है। एक तो थियरिक्स कम है वहाँ पे, और मेन उनके अंदर से क्वेश्चन भी बढ़िया बढ़िया बनते हैं जो एकदम ही माइंड को फ्रेश करके रख देंगे अगर आपको वो क्वेश्चन सोल्व करा दिया तो। इन द रिजल्ट ऑफ मेंडल्स एक्सपेरिमेंट ऑन द इनहेरिटेंस ऑफ टू कैरेक्टर मतलब कि किसकी बात हो रही है, डायहाइब्रिड क्रॉस की। द रेशियो ऑफ द प्लांट्स शोइंग येलो एंड रिंकल्ड सीड्स ऑफ द प्लांट शोइंग ग्रीन एंड राउंड सीड्स इन F2 जनरेशन। अगर F2 जनरेशन के अंदर हमें येलो एंड रिंकल्ड सीड मिल रहा है और ग्रीन एंड राउंड सीड मिल रहा है, तो मेन अपना रेशियो प्रिपेयर करो। पहला अपना फिनोटाइप रेशियो क्या था, तो उनके लिए हमें मिलते थे वहां पे कौन से, तो राउंड एंड येलो, एक ये प्रोसीजर थी। और ये याद रखना पड़ेगा, ये प्रोसीजर में इधर उधर ना हो जाए। राउंड एंड येलो इज टू राउंड एंड ग्रीन, उसके बाद आएगा इज टू रिंकल्ड एंड येलो। यहां तक जो दिखते थे वो एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, दोनों डोमिनेंट ऐसे मिले। लास्ट वाला जो होगा कौन सा, तो दोनों के दोनों रिसेसिव, मतलब कि रिंकल्ड एंड आ जाएगा अपना ग्रीन। और इनका रेशियो भी हमें पता है, अगर 2 कैरेक्टर दिया मतलब कि डायहाइब्रिड क्रॉस की बात हो रही है, और डायहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो रहता है 9:3:3:1 रहेगा कि नहीं। तो 9:3:3:1 उसमें से हमें चेक करना है कौन सा, तो येलो एंड रिंकल्ड। कहीं पे दिख रहा है हमें येलो एंड रिंकल्ड, तो हाँ सर यहाँ पे दिख रहा है कौन सा येलो एंड रिंकल्ड, तो कितने मिले 3, लिख दो यहाँ पे 3। एंड ऑफ द प्लांट शोइंग ग्रीन एंड राउंड, ग्रीन एंड राउंड कहाँ पे दिखाया हुआ, तो यहाँ पे दिखाया हुआ, तो ग्रीन एंड राउंड वो भी कितने, तो आएंगे सर 3। रेशियो क्या रहेगा 3:3। यहाँ खास ध्यान देना, जो पहले लिख रहे हैं वो पहले लिखना
भले यहाँ तो दोनों सेम दिखते थे, अगर हमें रेशियो दिया होता राउंड एंड येलो एंड रिंकल्ड एंड ग्रीन, तो उनके अंदर क्या बताते तो 9:1 रहता। अगर मान लो बदल देते कि रिंकल्ड एंड ग्रीन और फिर देते राउंड एंड येलो, तो रेशियो बदल जाता 1:9। ये खास ध्यान देना, छोटी मोटी चीजें है जो क्वेश्चंस के ऊपर जोर बढ़ा देती है, और इनके अंदर ही आपके जो टॉपर बनने की 3 डिजिट का जो स्कोर है मेन 100 गेन करने की जो कैपेसिटी है, वो ये तोड़ देते हैं ऐसे क्वेश्चन, जहाँ पे आप जल्दबाजी कर देते हैं। बिल्कुल ही शांत दिमाग से 2-3 बार सांस लेते रहिए, ब्रीथिंग चेक करते रहिए अपनी सही जा रही है कि नहीं जा रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। द वाई क्रोमोसोम इज इन ह्यूमन मेल, मतलब वाई क्रोमोसोम एक तो मेल में ही होता है, डिफरेंस क्या है उसके अंदर, ये तो नॉर्मली पता होता है। ज्यादातर ये क्वेश्चन आपने सोच के बैठे होते हैं कि मेल के अंदर कौन सा क्रोमोसोम है, वो पूछ लेंगे तो XY होगा, लेकिन यहाँ ध्यान देना वाई क्रोमोसोम ह्यूमन मेल के अंदर किस तरह से वेरी कर रहा है। possesses the same size that of an X क्रोमोसोम, मतलब कि दोनों की साइज सेम रहेगी। तो हमने थियरी पढ़ाते टाइम ही बात की है कि X क्रोमोसोम जो है वो Y क्रोमोसोम से बड़ा रहता है, मतलब साइज सेम नहीं है। हमें ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसके अंदर Y क्रोमोसोम जो है वो छोटा होता है और X क्रोमोसोम बड़ा होता है। Y क्रोमोसोम इज लार्जर इन साइज, पहले ही हट गया। Y क्रोमोसोम इज स्मॉलर इन साइज देन दैट ऑफ X क्रोमोसोम, तो आंसर आ जाएगा अपना C, Y बड़ा है X छोटा है। किसके अंदर बात कर रहे हैं, मेल के अंदर। अगर यहाँ पे मान लो कि ट्विस्ट करके क्वेश्चन ऐसा दे दे वाई क्रोमोसोम इन ह्यूमन फीमेल इज, तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन देना पड़ेगा नन ऑफ द अबव, क्योंकि फीमेल के अंदर तो पहले है ही नहीं। वहाँ पे सोचना मत शुरू कर देना सीधा, पहले ये चेक करो कि मेल दिया फीमेल दिया। अगर मेल दिया है मतलब कि उनके अंदर X और Y क्रोमोसोम है, तो Y क्रोमोसोम चेक करो। अगर फीमेल दी हुई है मतलब कि Y क्रोमोसोम चेक करने की जरूरत ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है अपना, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ सेक्स क्रोमोसोम आर फाउंड इन द सोमेटिक सेल्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग के अंदर जो सोमेटिक सेल्स होते हैं, सोमेटिक मतलब रिप्रोडक्टिव सेल्स के अलावा बॉडी में जितने भी सेल्स है, मेल के अंदर स्पर्म सेल को छोड़ के जितने भी सेल है सारे सोमेटिक। और अगर हम बात करते हैं क्रोमोसोम की, तो सोमेटिक मतलब नॉर्मल सेल्स है, उनके अंदर क्रोमोसोम्स कितने होते हैं। तो हमें पेयर पूछी हुई है, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन द सोमेटिक सेल्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो सोमेटिक सेल्स जो होते हैं उनके अंदर नॉर्मली सिंगल पेयर रहती है, इसीलिए कितनी रहेगी तो 1 पेयर रहेगी। रियल में अगर ह्यूमन की बात कर रहे हैं, ह्यूमन बीइंग के अंदर, तो हमें आंसर में अगर 23 दिया हुआ है तो टोटल पेयर्स की बात कर रहे हैं, लेकिन एक क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं तो एक में कितने पेयर है, तो सिंगल पेयर रहेगी। तो अगर 23 ऑप्शन में नहीं है तो आंसर आ जाएगा अपना 1, क्योंकि हमें सिर्फ सेक्स क्रोमोसोम की बात की हुई है ना। अगर सेक्स क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं मतलब कि सिर्फ कौन सा क्रोमोसोम होगा अपना 23 नंबर का, और 23 नंबर का क्रोमोसोम जो है वो कितनी पेयर होती है, तो टोटल 23 पेयर है। यहाँ देखो उनके अंदर से बात कर रहे हैं सोमेटिक सेल्स, उनके अंदर टोटल होती है कितनी 23 पेयर, लेकिन उसमें से हमें पूछा है कौन सा क्रोमोसोम, तो सेक्स क्रोमोसोम, क्योंकि 23 पेयर में से भी 2 डिवाइड होता है ऑप्शन, एक होता है सेक्स क्रोमोसोम और दूसरा होता है ऑटोसोम। वहां पर हमें पता है कि ऑटोसोम्स कितने रहते हैं, तो 22, जो कि मेल और फीमेल दोनों के अंदर, ह्यूमन बीइंग के मेल और फीमेल दोनों के अंदर सेम रहते हैं। लेकिन सेक्स क्रोमोसोम जो कि कितनी रहेगी, सिर्फ लास्ट वाली जो पेयर है वो, तो 22 पेयर ऑटोसोम्स है। अगर यहाँ सेक्स क्रोमोसोम की जगह ऑटोसोम देते हैं तो आंसर आता 22, अगर वहाँ पे सेक्स क्रोमोसोम दे रहे तो आंसर है 1। मतलब हमें तो दोनों के बीच में वहाँ पर डिसाइड करना था, और यहाँ पर तो 22 दिखा ही नहीं है, तो क्वेश्चन और भी आसान कर दिया। अगर टफ करना हो तो पहला ही देता 22, अगर नॉलेज होता 22 टिक करते हैं, क्वेश्चन गलत होता। क्वेश्चन नंबर 36, हाउ मेनी सेक्स क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन द रिप्रोडक्टिव सेल्स। देखो अभी आगे सोमेटिक सेल्स दिया था, यहाँ पर रिप्रोडक्टिव सेल कर दिया है। तो रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर पहले क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाते हैं, मतलब 23 पेयर थी, उसमें से कितने हो जाएंगे 23, मतलब उसमें से भी ऑटोसोम 22 पेयर थे, वो 22 हो जाएंगे। सेक्स क्रोमोसोम अपना 1 पेयर था, वो कितने हो जाएंगे, तो 1। तो यहाँ तो आंसर तो सेम ही रहेगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, स्नेल को हम जानते हैं सारे, रंग के जाएगी वो। तो स्नेल कैन चेंज इट्स सेक्स, व्हाट डज इट इंडिकेट, क्या इंडिकेट करेगी वो, तो द सेक्स डिटर्मिनेशन, मतलब स्नेल के अंदर मेल बनेगा कि फीमेल बनेगा, देयर इज नॉट अ जेनेटिक फिनोमिनन, मतलब कि इनके अंदर जीन्स का कोई रोल नहीं रहता। तो सही बात है बिल्कुल ही, क्योंकि स्नेल के अंदर टेम्परेचर का रोल रहता है, टेम्परेचर में डिसाइड करता है कि कौन सी सेक्स प्रोड्यूस होने वाली है, मेल की फीमेल। आंसर रह जाएगा अपना ए। उनके लिए ना तो बाइसेक्सुअल की रिक्वायरमेंट है, स्टेराइल की रिक्वायरमेंट है, जाइगोट वगैरह कुछ इनकी जरूरत है ही नहीं, क्योंकि वाई क्रोमोसोम जैसी चीजें जो है वो मेल के लिए होती है, और वो भी ह्यूमन के मेल के लिए, ना कि स्नेल के लिए। तो अगर बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 38, बाय व्हाट इज अ ट्रेट इन एन ऑर्गेनिज्म इन्फ्लुएंस्ड। ट्रेट जो है ऑर्गेनिज्म में इन्फ्लुएंस हो रहा है किसके थ्रू, तो पैटर्नल डीएनए ओनली, मैटरनल डीएनए ओनली, नाइदर पैटर्नल नॉर मैटरनल, या तो बोलते हैं पैटर्नल एंड मैटरनल बोथ,
तो मदर और फादर दोनों की रिक्वायरमेंट है ना वहाँ पे, तो दोनों का डीएनए जो वहाँ पे डिसाइड करेगा। तो मम्मी पापा दोनों को बोल दो कि वहाँ पे झगड़ने की जरूरत नहीं है। मम्मी बोलती है कि आप पे गया अगर अच्छा काम हो रहा है और ये पापा बोलेंगे कि मम्मी पे गया है, तो ये चीज़ें कभी वहाँ पे होगी ही नहीं। बोलना कि दोनों का रिक्वायरमेंट था, दोनों की जो है वहाँ पे कैरेक्टर या ट्रेट जो है वो इनहेरिट होकर आया है, तभी जो है हम ऐसे अच्छे या बुरे हमें पता है। क्वेश्चन नंबर 39, what is formed in independently inherited traits when plants showing different characteristics are bred? जब डिफरेंट कैरेक्टर्स वहाँ पे ब्रीड किए जाते हैं, मतलब कि आपस में फ्यूज करवाए जाएंगे, तो व्हाट इज फॉर्म्ड इन इंडिपेंडेंटली इनहेरिटेड ट्रेट्स, क्या फॉर्म होगा वहाँ पे? तो एक चीज निकलेगी, न्यू कॉम्बिनेशन। जब भी ब्रीडिंग की बात आती है, हाइब्रिड्स बनाए जाते हैं, तब न्यू कॉम्बिनेशन ही वहाँ पे क्रिएट होते हैं। तो आंसर आ जाएगा न्यू कॉम्बिनेशन। क्वेश्चन नंबर अपना दे रहे हैं 40। क्वेश्चन नंबर 40 खास याद रखना, सबसे अगर 50 MCQ में से अगर कोई सबसे ज़्यादा लेंदी और थोड़ा बहुत अपना माइंड जो है चेक करवाने वाला क्वेश्चन है। मेंडलियन एक्सपेरिमेंट कंसिस्टेड ऑफ ब्रीडिंग टॉल पी प्लांट्स बियरिंग वायलेट फ्लावर्स। दो कैरेक्टर आ रहे हैं, डायब्रिड क्रॉस पे चले जाओ। कौन से? तो टॉल दे रहे और वायलेट दे रहे, विथ शॉर्ट पी प्लांट्स बियरिंग वाइट फ्लावर्स, मतलब कि दूसरे दिए शॉर्ट पी और वाइट फ्लावर। उनके लिए क्या दिया हुआ है? तो उन्होंने कैपिटल टी टॉल के लिए, कैपिटल डब्ल्यू वायलेट के लिए, सामने रहेगा स्मॉल टी जो कि किसके लिए रहेगा? शॉर्ट के लिए, और व्हाइट फ्लावर के लिए आ जाएगा स्मॉल डब्ल्यू। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा? देखो यहाँ से आधे शुरू कर देंगे सीधा, कैपिटल टी निकालेंगे, डब्ल्यू निकालेंगे, वो कुछ नहीं करना है, पहले क्वेश्चन पढ़ो। तो प्रोजेनी ऑल बोर वायलेट फ्लावर्स, कौन से फ्लावर निकल रहे हैं? तो वायलेट फ्लावर्स, बट ऑलमोस्ट हाफ ऑफ देम वेर शॉर्ट। मतलब उन्होंने बोला कि वायलेट फ्लावर थे, मतलब कि पता चला कि जो पेरेंट है, उन दोनों पेरेंट के अंदर वायलेट फ्लावर्स होने का रीजन क्या था? तो दोनों डोमिनेंट कैपिटल डब्ल्यू लेकर बैठे होंगे, मतलब कि ये कंडीशन कभी वहां पर रहेगी नहीं। तो हमें पेरेंट चेक करने हैं। दिस सजेस्ट दैट द जेनेटिक मेकअप ऑफ द टॉल पेरेंट कैन बी डिपिक्टेड एज, सिर्फ किस पेरेंट का पूछा हुआ है? टॉल पेरेंट जो है वो कैसा दिख रहा होगा वहां पे? तो अगर कैपिटल डब्ल्यू देख रहे हैं तो यहाँ से चेक करते जाओ, कैपिटल डब्ल्यू वाले कौन सा है? तो एक ये है, दूसरा इनके अंदर निकल गया, पहले गया, यहाँ पे कैपिटल डब्ल्यू और यहाँ पे कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। लेकिन हमें पूछा हुआ है कि अगर प्रोजेनी के अंदर सारे वायलेट आ रहे हैं, सारे वायलेट कब आ सकते हैं? जब पेरेंट के अंदर कहीं पे भी एक भी स्मॉल डब्ल्यू ना हो। अगर एक भी स्मॉल डब्ल्यू होता है तो वो तो मोनोहाइब्रिड से ही पता लग रहा है कि वहाँ 3:1 का रेशियो बन रहा था। लेकिन वायलेट फ्लावर दिए हुए हैं और उनके अंदर कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, तो ये भी क्वेश्चन वहाँ आंसर नहीं हो सकता। अब इन दोनों में से डिसाइड करना है। दूसरा क्या बोला हुआ? तो हाफ ऑफ देम वेर शॉर्ट, मतलब यहाँ उन्होंने क्वेश्चन के अंदर ट्विस्ट करवाया कि अगर सारे वायोलेट है, मतलब हमें पता चला कि पेरेंट जो है वो दोनों डोमिनेंट है। अगर वहाँ पे क्वेश्चन बदल रहा है कि आधे जो है वो शॉर्ट रह रहे हैं, मतलब दूसरा कैरेक्टर आधे शॉर्ट रह रहे हैं, उनका रीजन ये हो सकता है कि दोनों पेरेंट के अंदर जो है प्योर नहीं होगा, मतलब कि कैपिटल टी नहीं रहेगा। अगर कैपिटल टी रहता तो हाफ ऑफ देम वेयर टोल हो जाते, या तो सारे ही कैसे हो जाते? टोल हो जाते। लेकिन यहाँ पे आप शॉर्ट बोले, मतलब कि आंसर अपना रहेगा सी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल डब्ल्यू। तो खास चेक करना यहाँ पे कि सारे फ्लावर कौन से दे रहे हैं, तो वो पेरेंट में प्योर हो जाएगा, मतलब दोनों पेयर में जो आपने गेमेट है वो दोनों गेमेट कैसे रहेंगे? सेम रहेंगे, और वो भी कैसे रहेंगे? डोमिनेंट रहेंगे। तो आंसर अपना रहेगा सी। क्वेश्चन नंबर 41, व्हेन हाइब्रिडाइजेशन इज कैरिड आउट बिटवीन टॉल प्लांट एंड शॉर्ट प्लांट, ऑल द प्लांट्स शो द एक्सप्रेशन ऑफ टॉलनेस। F1 जनरेशन का हमें याद है, जब कैपिटल टी का क्रॉस करवाया जाता है स्मॉल टी के साथ, तो F1 जनरेशन के अंदर कैपिटल टी स्मॉल टी आता है और वो सारे टॉल दिखते हैं। ये पूछ रहे क्यों? तो आंसर देना है उनको, कैपिटल टी अकेला काफी था स्मॉल टी के ऊपर। क्यों? क्योंकि कैपिटल टी डोमिनेंट दिखा रहा है अपना किसके ऊपर? स्मॉल टी के ऊपर। तो द एक्सप्रेशन ऑफ टॉलनेस इज डोमिनेंट। तो आंसर सीधा क्या हो जाएगा अपना? एक्सप्रेशन ऑफ टॉलनेस इज डोमिनेंट। यहाँ बोल रहे थे एक्सप्रेशन ऑफ शॉर्ट इज डोमिनेंट, तो शॉर्ट डोमिनेंट होता तो एक्सप्रेशन टॉलनेस का नहीं आना चाहिए था, डार्कनेस का आना चाहिए था। सी दे रहे द एक्सप्रेशन ऑफ टॉलनेस इज रिसेसिव। अगर रिसेसिव होता और मेन जो एक्सप्रेशन ऑफ टॉलनेस रिसेसिव होता तो ये कभी यहाँ पे दिखता ही नहीं, तो वो भी गया। द कैरेक्टर ऑफ टॉलनेस इन पी प्लांट इज नॉट कंट्रोल्ड बाय जीन ट्रॉट, या तो जीन ट्रॉट, तो उनके थ्रू ही वो क्या होता है? कंट्रोल होता है, लेकिन डोमिनेंट होने की वजह से वो एक्सप्रेस हुआ था। आंसर रहेगा ए। 42 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज फॉर्म्ड बाय इंटरडिपेंडेंट ऑर्गेनिजम्स टू ईच अदर फॉर देयर न्यूट्रिशन। मतलब कि दो ऐसे ऑर्गेनिज्म या दो से ज्यादा ऑर्गेनिज्म जो एक दूसरे के साथ फूड के लिए अगर इंटरडिपेंडेंट है, तो उस चीज को क्या बोलेंगे हम? तो उनके लिए बायोस्फीयर, फूड चेन, इकोसिस्टम और एनवायरनमेंट। तो अगर सिर्फ वहां पर लिख के दिया न्यूट्रिशन, तो न्यूट्रिशन मतलब सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? फूड चेन। आंसर रहेगा बी। क्वेश्चन नंबर 43, विच ट्रॉपिक लेवल लोवेस्ट एनर्जी अवेलेबल इन एन इकोसिस्टम।
इन विच ट्रॉपिक लेवल लोवेस्ट एनर्जी, यहाँ रखना कि इन विच ट्रॉपिक लेवल लोवेस्ट एनर्जी किस में होगी। तो अपना पिरामिड हमें याद है, पिरामिड के अंदर अगर देखते हैं नीचे कौन रहता है प्रोड्यूसर, ऊपर कौन रहता है कंज्यूमर, उसके ऊपर यहाँ अगर प्राइमरी कंज्यूमर थे यहाँ आ जाएंगे सेकेंडरी कंज्यूमर और ऊपर आ जाएंगे टर्सरी कंज्यूमर। तो अगर जैसे जैसे हम ऊपर जाते थे वैसे वैसे 10% एनर्जी लो लगता था। 10% लो क्या कहता था हमें, तो एनर्जी जो है वो 10% ही ट्रैवल करती है, 90% खुद यूज़ करता है। अगर यहाँ 100 है तो यहाँ से 10 जाएगी, यहाँ 10 से 1 जाएगी और 1 से 0.1 जाएगी। तो लोवेस्ट एनर्जी किसके पास रही, अगर यहाँ पे 100 जूल थी, यहाँ पे 10 जूल रहेगी, यहाँ पे 1 जूल हो जाएगी। और अगर बात करते हैं वहाँ पे ऊपर तो 0.1 जूल, 10% ही एनर्जी ट्रैवल कर रही है। लोवेस्ट एनर्जी कहाँ पे दिख रही है, प्रोड्यूसर के लेवल पे नहीं। हर्बीवोर्स कहाँ होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर में। कार्निवोर कहाँ होते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर में। डीकम्पोजर, हाँ इन दोनों में ध्यान रखना, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्सरी कंज्यूमर में कौन होते हैं, दोनों जगह कार्निवोर ही होते हैं। डीकम्पोजर जो है वो इकोसिस्टम में ट्रॉपिक लेवल का पार्ट है ही नहीं, इसीलिए डीकम्पोजर को पहले ही हटा दो। इन तीनों में ही खेलना है हमें, प्रोड्यूसर आएगा नहीं। सबसे हाईएस्ट एनर्जी पूछी होती तो प्रोड्यूसर रहता, आंसर आएगा कार्निवोर। अगर वहां दे रहे हैं कौन से कार्निवोर, तो लार्ज कार्निवोर, स्मॉल कार्निवोर आएंगे सेकेंडरी कंज्यूमर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट द फूड चेन। इन तीनों जो चारों ऑप्शन दिए उसमें से तीन तीन हमें ऑर्गेनिजम्स दिए हुए हैं, बताना है कि परफेक्ट फूड चेन कौन सी हो सकती है। तो ग्रास के ऊपर वेट डिपेंड कर ही नहीं सकता, क्योंकि वेट थोड़ी ना रात में निकलेगा ग्रास को खाने के लिए, तो वो आएगा नहीं कभी। ऑप्शन है गया ग्रास, गोट एंड ह्यूमन। देखो ग्रास को गोट खा सकती है, गोट को ह्यूमन भी खा सकता है, अगर ह्यूमन जो है वो कार्निवोर की कैटेगरी में है तो आंसर आएगा बी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस। एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस कौन सी है जो एनवायरमेंट को अच्छे से वर्क करवाएगी। तो नॉर्मल क्वेश्चन है अपना, जो हम यूज करते हैं वही बताना है। कैरिंग क्लॉथ बैग्स टू परचेज इन वाइल शॉपिंग, मतलब कि क्लॉथ बैग्स यूज करनी है, प्लास्टिक बैग यूज नहीं करनी है, आंसर ये भी सही है। स्विचिंग ऑफ अननेसेसरी लाइट्स एंड फैंस, अगर ये बंद करेंगे तो अपनी जो एनर्जी है या मेन जो लाइट एनर्जी है वो कम यूज होगी, और उसके लिए जो भी फ्यूल यूज हो रहा है वो कम यूज होगा। तो नेचर या एनवायरनमेंट जो है वो फ्रेंडली रहेगा। यूज रीयूजेबल इरेजर्स, रेजर जो होता है अपने बियर्ड सेव करने के लिए, नेपीस और पेन्स, ये सारी चीज़ें जो है अगर यूजेबल है तो वापस से यूज और रीयूज करो, मतलब कि आंसर आएगा अपना ऑल ऑफ द गिवन। विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट, याद रखना करेक्ट पूछा है रिगार्डिंग फूड चेन, किसके बारे में, तो फूड चेन के बारे में। ऑल कंज्यूमर्स आर नॉट प्रोड्यूसर्स, तो कंज्यूमर्स की बात कर रहे हैं कि ऑल कंज्यूमर्स आर नॉट प्रोड्यूसर्स, तो सीधा है ना, सही तो है कि कंज्यूमर कभी प्रोड्यूसर बन सकता नहीं है। माँ नहीं बोलती कि मैं माँ हूँ कि तू माँ है, कभी कभी हम मम्मी के सामने बोल देते तो मम्मी बोलती है बेटा मम्मी मैं हूँ कि तू है, मतलब कि मम्मी जो है वो बेटा कभी नहीं बन सकती, बेटी जो है वो कभी माँ बन सकती है उनके अंदर। तो ये है कि ऑल कंज्यूमर्स आर नॉट प्रोड्यूसर्स, कि जो कंज्यूम करता है वो कभी प्रोड्यूस कर पाएगा नहीं। मोर एनर्जी इज अवेलेबल एट लोअर ट्रॉपिक लेवल्स, ये आंसर जो है वो गलत होगा, करेक्ट हो सकता नहीं है। वन ऑर्गेनिजम्स में बी इन्वॉल्व इन मोर देन वन फूड चेन, एक ऑर्गेनिज्म आपने दूसरे फूड चेन के अंदर भी हो सकता है। जैसे गोट जो है वो एक अपने देखी थी कि ग्रास गोट और ह्यूमन, दूसरा ग्रास गोट और लायन, उनकी फूड चेन के अंदर भी तो गोट है, ग्रास है। तो वन ऑर्गेनिजम्स में बी इन्वॉल्व इन मोर देन वन फूड चेन, और मे बी नहीं, वो होते ही दे आर। तो मोर एनर्जी इज अवेलेबल एट लोअर ट्रॉपिक लेवल्स। अगर लोअर ट्रॉपिक लेवल में देखते हैं, यहाँ पे देखा हमने तो ये लोअर ट्रॉपिक लेवल थे अपने। लोअर ट्रॉपिक लेवल में एनर्जी कैसे रहती है, तो हाईएस्ट रहती है। लोवेस्ट एनर्जी कहाँ रहेगी, तो हायर ट्रॉपिक लेवल पर रहेगी। हमें बोल रहे हैं मोर एनर्जी, मतलब कि ये भी सही है। ऑल कंज्यूमर्स आर नॉट प्रोड्यूसर्स, ऑर्गेनिज्म में बी इन्वॉल्व इन मोर देन वन फूड चेन, सारे ऑप्शन सही रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑर्गेनिज्म इज मोर अफेक्टेड बाय बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। ये तो हमने रील भी बनाई हुई है अपने छोटे से दोस्त के साथ कि बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या था। तो जो कंसंट्रेशन बढ़ता जा रहा है वो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन है कि कोई एक केमिकल जैसे डीडीटी है, एग्जाम्पल भी वही दे रहे हैं कि प्रॉब्लम अराइजिंग ड्यू टू एंट्री ऑफ डीडीटी इन पॉन्ड इकोसिस्टम। अब पॉन्ड में किसी ने पॉन्ड के इकोसिस्टम में किसी ने डाल दिया है क्या, तो डीडीटी। तो विच ऑर्गेनिज्म इज मोर अफेक्टेड बाय बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, तो जो पॉन्ड में रहते हैं वही, मतलब कि अगर मेन की बात करते हैं तो हमें पॉन्ड से डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है, तो हम तो लीस्ट अफेक्टेड होंगे ना, जो हम उस पानी को यूज करने जा रहे हैं। बर्ड्स हैबिटेड नियर द पॉन्ड, उनके ऊपर एक खतरा हो सकता है, लेकिन हमें मोर अफेक्टेड बोला, मतलब डायरेक्ट किन के ऊपर, तो फिशेस इन पॉन्ड, एक्वेटिक प्लांट्स इन पॉन्ड। तो सबसे पहले पॉन्ड के इकोसिस्टम में डीडीटी का हमें पता है कि वो एनर्जी का उल्टा है,
एनर्जी जैसे हायर ट्रॉपिक लेवल्स पे लो हो जाती है, वैसे ही डीडीटी या तो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन की थियरी ये कहती है कि कोई केमिकल हायर ट्रॉपिक लेवल पे जाते जाते हाई होता जाता है। तो सबसे हाई ट्रॉपिक लेवल कौन सा होगा? तो फिशेस इन पॉन्ड, एक्वाटिक प्लांट्स इन पॉन्ड, बर्ड्स हैबिटेट नियर द पॉन्ड, या तो एमएन। अगर बात करते हैं नीचे से ऊपर जाएंगे तो वैसे वैसे पहले एक्वाटिक प्लांट्स में से किस में गया? पॉन्ड में से सॉरी फिश में से किसने लिया? बर्ड्स ने, और बर्ड्स में से लास्ट में किसने लिया? मैन ने। मतलब सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हम ही होते हैं। अगर डीडीटी हम डाल के आएंगे तो वो वाटर कैसे भी करके, अगर हम डायरेक्ट ड्रिंक करते हैं, मान लो कोई बोलेगा कि हम तो हर्बीवोर है, हमें ना तो फिश से कोई लेना देना है ना तो बर्ड से कोई लेना देना है, तो वो पानी पीने तो वाले है, तो अगर वो पानी पिया तो भी क्या होगा? अफेक्टेड होंगे। क्वेश्चन नंबर 48, बाय वूम द नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर लिमिटेड एट ट्रॉपिक लेवल। नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर लिमिटेड एट ट्रॉपिक लेवल ऑफ फूड चेन। लेस अवेलेबल क्यों होते हैं? किसकी वजह से? अपना जो ट्रॉपिक लेवल है वो ट्रॉपिक लेवल में लिमिटेड नंबर्स दिखते हैं। और कौन से लेवल पे? तो यहाँ पे लिखना एट थर्ड ट्रॉपिक लेवल या तो लास्ट ट्रॉपिक लेवल, फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पे। लेस अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी एट हायर ट्रॉपिक लेवल, जैसे जैसे ऊपर जाते थे वैसे वैसे एनर्जी लो होती जाती है। इसकी वजह से नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म कैसे थे? लिमिटेड थे। तो ये इन विच कैटेगरी डज द ह्यूमन बीइंग्स फॉल इन इकोसिस्टम? ह्यूमन किस ट्रॉपिक लेवल में आएगा या किस कैटेगरी में आएगा? तो कैटेगरी बात करते हैं, हर्बीवोर तो है, कार्निवोर तो है, अगर दोनों है तो क्या है? वो ओमनिवोर है। आंसर आ जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर आ जाएगा अपना, हाँ यहाँ पे ओमनिवोर के बाद क्वेश्चन नंबर लास्ट अपना 50, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंटेन ओनली बायोडिग्रेडेबल आइटम्स? ये भी वही क्वेश्चन है कि जो हर बार कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आपके सामने प्रकट होता ही है पेपर में। और क्वेश्चन के अंदर आंसर देखो, बायोडिग्रेडेबल बोल रहे हैं, मतलब कि अगर हमने सिर्फ यूज करके फेंक भी दी कोई चीज, वो चीज अगर डिकम्पोज हो रही है, ब्रेक हो रही है, ब्रेक होकर वापस फॉसिल में जा रही है, तो वो क्या होगा? बायोडिग्रेडेबल। देखो कौन सा ऐसा? तो ग्रास होगी, फ्लावर होगा, लेदर नहीं होगी ना। लेदर को डिकम्पोज होने में बहुत मतलब ढेरों साल लग जाएंगे, तो वो बायोडिग्रेडेबल आइटम में नहीं करेंगे अकाउंट। तो लेदर दिखा, हटा दिया। ग्रास दिखेगा, वुड बायोडिग्रेडेबल। प्लास्टिक, वो तो भैया हम सब जानते हैं कि प्लास्टिक कभी बायोडिग्रेडेबल आइटम में नहीं आएगा। सबसे अगर कोई खतरनाक नॉन बायोडिग्रेडेबल है तो कौन सा है? प्लास्टिक है। एक तरह मान सकते हैं कि लेदर उनसे पहले डिकम्पोज हो जाएगा, लेकिन प्लास्टिक नहीं होगा। केक, वुड और ग्रास। तो केक जो है अगर फेंक दिया आपने, थोड़ी बहुत बची थी बर्थडे में, वो फेंक दी तो वो डिकम्पोज हो जाएगी, वुड डिकम्पोज हो जाएगा, ग्रास भी डिकम्पोज हो जाएगी। आंसर रहेगा डी। यहाँ पे दे रहे फ्रूट पिल्स, केक एंड लाइम जूस। तो अगर लाइम जूस दे रहे हैं वहाँ पे, तो लाइम जूस के थ्रू क्या होगा? वो डिकम्पोज होने में थोड़ा टाइम लगेगा। इसीलिए नॉन बायोडिग्रेडेबल आइटम्स अगर सिर्फ रखते हैं तो केक है, वुड है और ग्रास है। तो ये चीज़ें जो है वो फटाफट से डिकम्पोज होने वाली है। यहाँ पे अपना पहला जो सेशन था ये 50 एमसीक्यू की सीरीज, वो अच्छे से हमने कंप्लीट कर लिए। सारे एमसीक्यू अगर कोई समझ भी नहीं आ रहा है तो बार बार रिपीटेड आइटम्स लगाओ वहाँ पे। जितने भी एमसीक्यू में आपको दिक्कत हो रही है वो बार बार रिपीट करो। अगर फिर भी समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट सेक्शन इसीलिए दिया हुआ है, सारी चीज़ें वहाँ पे मेंशन करके जो भी अगर डाउट है, अगर डाउट नहीं है तो वहाँ कोई टाइम पास करने की रिक्वायरमेंट है नहीं। फटाफट से चले जाओ दूसरे सेशन के ऊपर। अगर दूसरा सेशन अभी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स सबके अपने सेशन चल रहे हैं यहाँ पे, तो जितने भी बच्चे अगर थोड़े बहुत भी कंफ्यूज्ड है या तो सिलेबस, अब मान लो कि पूरा सिलेबस अभी तक वाइंड अप नहीं हुआ है, तो उनके लिए ये सीरीज चल रही है यहाँ पे। पूरा सिलेबस जिन्होंने कंप्लीट कर लिया उनको सिर्फ रिवीजन के लिए रिक्वायरमेंट है इनकी। वो जुबानी अपने आंसर दे पा रहे हैं, जैसे हम क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं, हमारे आंसर देने से पहले वो लोग ऑलरेडी आंसर दे चुके हैं। तो अगर हम यहाँ पे ये 50-50 एमसीक्यू की सीरीज चला रहा है, तो ये सेक्शन ए में जो एमसीक्यू का पोर्शन था उनके लिए थे। अगला जो सेशन रहेगा अपना, उनके अंदर फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, वन वर्ड है या तो मैच द फॉलोइंग है, उनके लिए भी चीज़ें हैं। तो उनके लिए भी एक छोटी सी सीरीज हम स्टार्ट ही रखेंगे। पहले फिजिक्स, केमिस्ट्री जितने भी लगे हुए हैं, मैथ्स के सारे डाउट्स वहाँ पे सॉल्व करो। बायो के भी एक तुरंत ही दूसरी सीरीज लगेगी। तब तक के लिए सारे एक तो पहले पढ़ाई जिन्होंने शुरू नहीं की है, खास करके पढ़ाई पहले शुरू कर दो। अभी दिन जो है वो ऐसे उंगलियों पर गिन पाओगे, उतना दिन बचे है, उतना ज़्यादा दिन है भी नहीं। अगर मन नहीं कर रहा है, देखो पेरेंट्स के ऊपर, पेरेंट्स कितने अच्छे से अपने लिए वर्क कर रहे हैं। मम्मी जो है वो रात दिन वहाँ पे नींद नहीं ले पा रही है, क्योंकि बच्चा जो है बोर्ड देने वाला है या बच्ची जो है बोर्ड देने वाली है। इतना ज़्यादा टेंशन उनको है। तो अगर हमें सीरियसनेस नहीं है, उन बच्चों के लिए बात कर रहा हूँ, जो सीरियस है उनके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। वो जो ट्रैक पे जा रहे हो वो ट्रैक बिल्कुल ही आपने सही चुना हुआ है। लेकिन अगर जिन बच्चों ने अभी भी स्टार्ट नहीं किया है, ये जो हमें लीवर लगाना होता है, अभी एक्सेलरेटर पे पाँव लगा दो, अभी कैसे भी करके स्पीड बढ़ानी ही पड़ेगी। अगर अभी नहीं बढ़ाई, मान लो रिजल्ट आपका जो है वो एक ही रिजल्ट है, वहाँ पर डाउन रिजल्ट ही आएगा।
फेल होने के भी चांसेस रह सकते हैं। इससे अच्छा फटाफट से जो भी प्रिपरेशन है अपनी इस तरह से शुरू कर दो। जितने भी IMPs है, ये बोर्ड का पेपर यहीं से बनने वाला है। जितने भी IMPs आ रहे हैं अपने, पूरी जो है वहाँ पे ब्लॉकबस्टर बायोलॉजी सीरीज चल रही है अपनी। ब्लॉकबस्टर बायोलॉजी सीरीज में दूसरा सेशन अभी हम लाएंगे। तब तक के लिए जय द्वारकाधीश।